हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और चलिए मैं लेकर आ गई हूँ टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन जून 2020 MCS 012 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। और उम्मीद है ये वाला वीडियो भी आप देखोगे पूरे एंड तक और इसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करोगे। तो ये वीडियो है पार्ट 3 MCS 012 टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो है पार्ट 3 में। बहुत सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, तो एक ही वीडियो में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आइए, उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। चलो शुरू करते हैं सॉल्विंग करना। सबसे पहले मैं आपको मेरे जो वीडियो है, जो पार्ट 1 है 2020 जून टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन इग्नू की, जो MCS 012 की है, जो सबसे पहला जो पार्ट 1 वीडियो है, सबसे पहला वाला वीडियो, वहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी करना, उसके बाद बाइनरी करना, उसके बाद था ऑक्टल करना और हेक्साडेसिमल करना। इसकी मार्क्स मैंने नहीं दिया था कितने मार्क्स की आई थी। ये आई थी 6 मार्क्स के, मतलब 3 क्वेश्चन हैं जो डेसिमल को बाइनरी करने दिया है और डेसिमल को ऑक्टल करने दिया है और उसके बाद डेसिमल को हेक्साडेसिमल। दैट मीन्स ये तीनों क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है, अगर टोटल 6 मार्क्स है तो। उसके बाद था पार्ट 2 में था, पार्ट 2 वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आया था, अ मेमोरी चिप हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1M × 16 बिट। इसके 2 क्वेश्चन थे, कितने एड्रेस लाइन होंगे और कितनी कैपेसिटी होंगे ऑफ चिप का इन बाइट्स में। तो ये 4 मार्क्स के आए थे, मतलब ये 2 क्वेश्चन है, मतलब इसकी 2 मार्क्स, इसकी 2 मार्क्स। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, सॉरी फॉर डैट। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको कह देती हूँ। उसके बाद वीडियो नंबर 2 जो है पार्ट 2, उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मल्टीप्लेक्स, फिर लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए और फिर ट्रूथ टेबल और फिर ये सब, हाँ क्या यूजेस है मल्टीप्लेक्सर के, है ना। तो ये आए थे 6 मार्क्स के, ठीक है। तो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है जून 2020 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन इग्नू के MCS 012 के, तो ये 2 वीडियो में मैंने मार्क्स आपको कहा नहीं था, तो मैंने इसीलिए कह दिया सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने मार्क्स कह दिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लैग रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 3 फ्लैग इन दिस रजिस्टर। तो ये आए हैं 4 मार्क्स के आए थे, जो जून 2020 MCS 012 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन में आए हैं। ये क्वेश्चन आया था, ओके। लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स के पेपर अच्छे ही आए थे। तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, What is the role of flag register in 8086 microprocessor? तो फ्लैग रजिस्टर क्या है? ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। फ्लैग बिट्स जो है वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वैल्यू के पर डिपेंड करता है, ठीक है। एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगी उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, वैल्यू 0 होगा या फिर 1 होगा, तो उस हिसाब से फ्लैग बिट्स चेंज होगा, ठीक है। द फ्लैग बिट्स आर चेंज टू 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगी उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि फ्लैग बिट्स 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद है 8086 हैज़ 16 बिट फ्लैग रजिस्टर। इसके पास 8086 के पास 16 बिट फ्लैग रजिस्टर है और 9 वैलिड फ्लैग बिट्स हैं।
सबसे पहले आते हैं फ्लैग क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं फ्लैग क्या है। इट इज़ 1 बिट सिग्नल, ये 1 बिट सिग्नल है विच में हैव ओनली 1 2 वैल्यूज़, 1 हो 1 0 या फिर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ 1 0 या फिर ट्रू और फॉल्स होगी। और व्हेन सेट फ्लैग टर्म्ड एज सेट इज इन पोजीशन 1, जब फ्लैग सेट कहा जाएगा दैट मीन्स उसकी पोजीशन है 1, और जब फ्लैग रिसेट कहा जाएगा तब उसकी पोजीशन होगी 0। ठीक है, फ्लैग अगर सेट है तो 1 होगा, फ्लैग अगर रिसेट है तो 0 होगा, इतना हमें याद रखना है। तो फ्लैग रजिस्टर 16 बिट मेमोरी स्टोरेज विच स्टोर ऑल द फ्लैग बिट्स। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर क्या है, ये 16 बिट मेमोरी स्टोरेज है और ये स्टोर करता है सारे फ्लैग बिट्स को। सो देयर आर टोटल 9 फ्लैग्स हैं, 3 आर कंट्रोल फ्लैग एंड 6 स्टेटस फ्लैग है। ठीक है, तो सबसे पहले देयर आर 9 फ्लैग इन 8086, क्या क्या है देख लेते हैं। एंड फ्लैग रजिस्टर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 9 फ्लैग्स हैं और फ्लैग रजिस्टर जो है वो डिवाइडेड हुआ है 2 टाइप्स में। यहाँ हमें फ्लैग रजिस्टर के एनी 3 फ्लैग रजिस्टर के रोल को एक्सप्लेन करना है, तो देख लेते हैं। सबसे फ्लैग रजिस्टर जो है वो डिवाइड हुआ है इनटू 2 टाइप, सबसे पहले स्टेटस फ्लैग्स में और उसके बाद है कंट्रोल फ्लैग्स। ठीक है, तो स्टेटस फ्लैग में क्या क्या आता है, स्टेटस फ्लैग में आता है साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, एक्सिलरी, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, देन कैरी फ्लैग, देन ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, स्टेटस फ्लैग क्या है, देयर आर 6 फ्लैग रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर विच बिकम सेट 1 और रिसेट 0 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आफ्टर आइदर 8 बिट और 16 बिट ऑपरेशन। वही है स्टेटस फ्लैग में क्या है, स्टेटस फ्लैग में है 6 फ्लैग रजिस्टर है इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो सेट 1 भी होता है या फिर रिसेट 0 भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है आफ्टर आइदर 8 बिट और 16 बिट ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन 16 बिट है तो डिपेंड करती है कौन सा कंडीशन होता है, 16 बिट है या फिर 8 बिट है। सो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फ्लैग है सेट होता है या फिर रिसेट होता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑपरेशन है जो 8 बिट्स में होती है या 16 बिट्स में होती है। दीज फ्लैग आर कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग, ये फ्लैग्स जो है ये कंडीशनल होगी या फिर स्टेटस फ्लैग्स होगी। 5 of these flag are same as in case of 8085 माइक्रोप्रोसेसर, तो 5 फ्लैग सेम है 8085 माइक्रोप्रोसेसर के केस में, एंड their working is also same as in 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो उनकी और 5 फ्लैग्स जो है जो सेम है 8085 माइक्रोप्रोसेसर में, उनकी वर्किंग भी सेम है 8085 माइक्रोप्रोसेसर के जैसा ही है। ठीक है, 8086 में ये 5 फ्लैग जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो ऑलरेडी हैं उन वो और उनकी वर्किंग सेम है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में। द 6th one इज़ द ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, 6 जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग है, वो डिफरेंट है। ये 5 सेम है बट 8086 में ये ओवरफ्लो फ्लैग जो है ये डिफरेंट है। तो हो गया है ये स्टेटस फ्लैग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला फ्लैग कौन सा है, कंट्रोल फ्लैग है ना। कंट्रोल फ्लैग क्या है, अनेबल और डिसेबल सर्टेन ऑपरेशन, ये कुछ ऑपरेशन को अनेबल भी करता है और डिसेबल करता है इन माइक्रो ऑपरेशन किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। 3 कंट्रोल फ्लैग्स है, क्या क्या है, डायरेक्शनल फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, उसके बाद है ट्रैप फ्लैग। ठीक है, डायरेक्शनल फ्लैग जो है ये क्या है, ये स्पेसिफिकली यूज होता है इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन।
जितने भी सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है ना, उस पर ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है। अगर डायरेक्शनल फ्लैग अगर सेट 1 होता है तब क्या होता है, एक्सेस द स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम हायर मेमोरी लोकेशन टुवर्ड्स लोअर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग डेटा जो होता है वो एक्सेस होगा हायर मेमोरी लोकेशन से लोअर मेमोरी लोकेशन में, और अगर रीसेट होता है तो स्ट्रिंग डेटा लोअर मेमोरी लोकेशन से हायर मेमोरी लोकेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 होता है तो हायर टू लोअर होगा, और अगर 0 होता है तो लोअर टू हायर होगा। बस इतना याद रखना है। फिर इंटरप्ट फ्लैग क्या है, ये फ्लैग इज़ फॉर इंटरप्ट, ये इंटरप्ट के लिए यूज़ होता है। अगर इंटरप्ट फ्लैग 1 होता है, डैट मीन्स सेट 1 होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर विल रिकॉग्नाइज इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द पेरिफेरल्स। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट को फ्रॉम द पेरिफेरल से। और अगर रीसेट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड विल इग्नोर देम। अगर रीसेट 0 होता है तो माइक्रो प्रोसेसर कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो इग्नोर कर देंगे। ट्रैप फ्लैग में क्या होता है, ये जो है क्या है, ऑन चिप डबिंग है, ये यूज़ होता है ऑन चिप डबिंग में। अगर ट्रैप फ्लैग सेट 1 होता है तो क्या होता है, CPU ऑटोमेटिकली जनरेट्स एन इंटरनल इंटरप्ट आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन। हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद में CPU ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा एक इंटरनल इंटरप्ट, allowing a program to be inspected as it executes instruction by instruction। ठीक है, अलाउ करता है प्रोग्राम को टू इंस्पेक्ट करने के लिए जो एग्जीक्यूट होगा इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। इफ ट्रैप फ्लैग सेट 0, नो फंक्शन इज परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डेंसली पैक्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये है 2 मार्क्स के हैं, आपको कोई 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो सबसे पहले ये रिलायबिलिटी है इसमें। इंटीग्रेटेड सर्किट इंटरकनेक्शन आर मोर रिलायबल देन सॉल्डर इंटरकनेक्शन, एज वेल एज डेंसली पैक्ड इंटीग्रेटेड सर्किट अलाउ fewer इंटरचिप कनेक्शन, एज अ रिजल्ट कंप्यूटर आर मोर रिलायबल। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट इंटरकनेक्शन जो है ज़्यादा रिलायबल है देन सोल्डर्ड कनेक्शन, और साथ ही साथ डेंसली पैक्ड इंटरकनेक्टेड सर्किट्स जो है, एक साथ पैक्ड किया हुआ जो इंटरकनेक्टेड सर्किट है वो क्या करता है, बहुत ही कम इंटरचिप कनेक्शन अलाउ करती है, जिस कारण कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल। ठीक है, तो इसमें है रिलायबिलिटी। फिर क्या है, लो कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ अ चिप हैज़ रिमेन अप्रॉक्सीमेटली कंस्टेंट वाइल चिप डेंसिटी इज़ एवर राइजिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ चिप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कंस्टेंट है, लेकिन चिप डेंसिटी जो है वो राइजिंग होती है। इट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर लॉजिक एंड मेमोरी सर्किटरी हैज़ बिन डिक्रीजिंग क्विकली। जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर लॉजिक और मेमोरी सर्किटरी को क्विकली डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये लो कॉस्ट है, साथ ही साथ ग्रेटर ऑपरेटिंग स्पीड है। द मोर इज डेंसिटी द क्लोजर आर मेमोरी एलिमेंट्स। जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना ही क्लोजर होगा मेमोरी एलिमेंट्स और लॉजिक, जो डिटरमाइंस करती है शॉर्टर इलेक्ट्रिकल पाथ को, बहुत ही शॉर्टर इलेक्ट्रिकल पाथ को डिटरमाइंस करती है, एंड देयरफॉर हायर ऑपरेटिंग स्पीड, और जिससे ऑपरेटिंग स्पीड हायर होता है। उसके बाद है स्मॉलर कंप्यूटर्स प्रोवाइड बेटर पोर्टेबिलिटी, ये हम सबको ही पता है। और उसके बाद है रिडक्शन इन अ पावर एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये है 1 2 3 4 5 एडवांटेजेस हैं। आप कोई भी 4 लिख सकेंगे तो आपको इजीली 2 मार्क्स के मिल जाएंगे।
उसके बाद आते हैं राइट द असेंबली कोड। ओके, यहाँ लिखा हुआ है राइट द असेंबली कोड फॉर द एक्सप्रेशन दिस फॉर एक्यूमुलेटर बेस मशीन। तो चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? A इक्वल्स टू B, उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर C, फिर क्या है प्लस है, उसके बाद क्या है D, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है, हमें जो पता है सबसे पहले हमें क्या पता है, जो मल्टीप्लिकेशन है इसको पहले सॉल्व करनी है ना। सबसे पहले हमारा काम है जो मल्टीप्लाई है उसको पहले हम तोड़ेंगे, है ना, तोड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं राइट असेंबली कोड के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लोड, LOAD, लोड B, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, LOAD, लोड करेंगे B को कहाँ में, इन AC रजिस्टर में हम लोड करेंगे। सबसे पहले हमने B को ले लिया, ठीक है। B को कहाँ लिया हमने, हम यहाँ लिखेंगे लोड B इन AC रजिस्टर। ये असेंबली कोड है, इसको ऐसा ही लिखा जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, B को ले लिया, उसके बाद क्या रह गया, ये मल्टीप्लाई C, है ना। B जो है C के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा, MULT, मल्ट करेंगे किसको, C को करेंगे, ठीक है। फिर साइड में हम इसको मीनिंग बताते जाएंगे कि हमने क्यों ये लोड B लिखा, क्यों मल्ट C लिखा। लोड B लिखा किस लिए, AC रजिस्टर में B को डालने के लिए, और मल्ट C लिखा किस लिए, B के साथ C को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलो अभी लिखते हैं जल्दी से, MULTIPLY, मल्टीप्लाई करेंगे C को, ठीक है, इन AC, इन AC, मल्टीप्लाई करेंगे C को इन AC। इन AC में क्यों, क्योंकि AC में तो B है ना, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे C को इन AC। क्यों, क्योंकि AC में B है। तो फिर हम इसको अंडर ब्रैकेट लिख के हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज, ऐसा लिखना ज़रूरी है, B मल्टीप्लाइड बाय C, इसका मतलब ये है। ओके, ऐसा एक्सप्लेन करके लिखना ज़रूरी है। हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अब क्या है, चलो B मल्टीप्लाइड C हो गया। अब क्या है, एडिशन किसके साथ करेंगे, D के साथ, है ना। तो B मल्टीप्लाइड C जो है ये AC में स्टोर हो गया, है ना, AC रजिस्टर में स्टोर हो गया। तो अभी B मल्टीप्लाई C AC में है। अब हम लेंगे प्लस D को लेंगे, इसका मीन्स ऐड करेंगे किसको, D को ऐड करेंगे। ओके, अब हम फिर से लिखेंगे ऐड D इन AC, ठीक है। ऐड करेंगे D को इन AC, क्यों AC में, क्यों, क्योंकि AC में B मल्टीप्लाई C है ना, इसीलिए हम AC में D को ऐड करेंगे। और फिर विद इन ब्रैकेट हम इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, दैट इज B मल्टीप्लाइड C प्लस D, ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, STORE, स्टोर करेंगे A को
STORE, स्टोर करेंगे RESULT, रिजल्ट को इन A। ठीक है, तो ये हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट को A। किस लिए? अब देखो B मल्टीप्लाइड C प्लस D ऐड हो गया, इतना तक तो समझ में आ गया। अब इधर क्या है, इक्वल टू है, इक्वल टू A है, मतलब इस पूरे इतने का B मल्टीप्लाइड C प्लस D, इसका जो आंसर है कहाँ आएगा, इक्वल्स टू A ना, है ना, A इक्वल्स टू उसका आंसर आएगा, तो क्या होगा, वैल्यू A में स्टोर होगा, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा है स्टोर A, और इधर हमने लिखा है स्टोर रिजल्ट इन A। मतलब ये पूरा जो रिजल्ट है, इसका पूरा आंसर, पूरा रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, A में होगा, इसीलिए हमने लिखा है स्टोर A। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है ना तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको समझ में नहीं आया। बहुत ही इजी सा है ये असेंबली कोड, सिर्फ आपको समझना है। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, तरीके हैं लिखने के, तो उसको जानना है बस, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन होगा, इसके साथ और एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 मार्क्स के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का है। उसके बाद है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक्सप्लेन ब्रीफली में ये कुछ आए हैं टॉपिक जिनको एक्सप्लेन करना है, और ये 20 मार्क्स के आए हैं। कोई भी 8 आपको लिखने हैं, तो सारे के सारे तो मैंने नहीं दिए हैं, वो भी जल्द आ जाएगा। तो जो दिए हैं इनको देखते। असेंबलर आया है, उसके बाद आया है स्टैक सेगमेंट, फिर EXE प्रोग्राम, डी फ्लिप फ्लॉप आया है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन आया है, मेमोरी इंटरलीविंग आया है, उसके बाद आया है यूनिकोड, फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, असेंबलर क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट्स करती है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। ठीक है, ये क्या लेती है, इट टेक्स द बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशन फ्रॉम असेंबली कोड। ठीक है, कमांड्स और ऑपरेशन लेती है ये फ्रॉम असेंबली कोड से और कन्वर्ट करती है इसको बाइनरी कोड में। ठीक है, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर, जो रिकॉग्नाइज करते एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। असेंबलर आर सिमिलर टू कंपाइलर्स, ये कंपाइलर्स की सिमिलर है इन दैट दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल कोड्स। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड्स को प्रोड्यूस करती है। फिर आता है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट क्या है, ये एक सेगमेंट है जो होल्ड करता है स्टैक को। ठीक है, इट्स अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या है, ये एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है मेमोरी लोकेशन की। और एज द स्टैक इज अ सेगमेंट, जैसे कि स्टैक सेगमेंट है, इट इज़ अ कॉन्टिग्यूअस एरे ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये एक कॉन्टिग्यूअस एरे ऑफ मेमोरी लोकेशन है। अभी EXE प्रोग्राम क्या है, हम सबको ही पता है। EXE प्रोग्राम ये एक एक्सटेंशन है, एग्जीक्यूटेबल extension .exe stand for executable, and it is an extension designed for Windows based system, है ना। Windows based systems के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, ये extension .exe हम लिखते हैं ना। Most programs on a Windows computer are launched with a double click, है ना। कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है विंडोज़ कंप्यूटर में ये लॉन्च होते हैं बाय डबल क्लिक ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग .exe फाइल और शॉर्टकट। ठीक है, डबल क्लिक करके हम बहुत सारे जो विंडोज़ है कंप्यूटर में वो सब हम प्रोग्राम्स जो है वो सब हम जो विंडो बेस्ड कंप्यूटर है प्रोग्राम्स सब हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। वो सारे फाइल्स क्या है उसी की कॉरस्पॉन्डिंग .exe फाइल है। ठीक है, इन एडिशन प्रोग्राम आर ऑल्सो इंस्टॉल फ्रॉम .exe फाइल बिफोर दे आर रन ऑन द कंप्यूटर फाइल्स जो कंप्यूटर में रन होने से पहले ही वो इंस्टॉल्ड होते हैं फ्रॉम .exe फाइल से। ठीक है,
उसके बाद आता है डी फ्लिप फ्लॉप। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे फ्लिप फ्लॉप्स। डी फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? ये मॉडिफाइड सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप है ना। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप क्या है? ये एक मॉडिफाइड सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप है विद द एडिशन ऑफ अ इन्वर्टर। सिर्फ क्या है? सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। सिर्फ यहाँ पर क्या ऐड होता है? यहाँ पर होता है इन्वर्टर। किस लिए? टू प्रिवेंट द एस एंड आर इनपुट्स, एस और आर इनपुट्स को प्रिवेंट करने के लिए। ये देखो इतना सा है एस आर फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ ये डी फ्लिप फ्लॉप कब बन गया? जब यहाँ पर इन्वर्टर हमने ऐड कर दिया। फ्रॉम बीइंग अ सेम लॉजिक लेवल। ओके, इन्वर्टर ऐड होता है टू प्रिवेंट द एस आर इनपुट्स फ्रॉम बीइंग अ सेम लॉजिक लेवल होने से बचा देता है। अदरवाइज तो डी फ्लिप फ्लॉप और एस आर सेम हो जाएंगे, है ना। दोनों अलग अलग क्यों है? इन्वर्टर की वजह से। डी में इन्वर्टर ऐड हो जाता है। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द बेसिक एस आर NAND गेट बाइस्टेबल सर्किट इज दैट the indeterminate input condition of set 0 and reset 0 are forbidden। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? जो इनडिटर्मिनेंट इनपुट कंडीशन जो है ऑफ सेट 0 का और रीसेट 0 का, वो फॉरबिडन है, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सीख लेना। ये NAND गेट यूज़ हुआ है यहाँ पर, और ये है ब्लॉक डायग्राम, सिंबल, ये सर्किट डायग्राम है, ये सिंबल डायग्राम है। और उसके बाद आता है मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग ये भी आता है। क्या है? ये एक टेक्निक है ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरी स्पीड, है ना। मेमोरी स्पीड को इंक्रीज करने की एक टेक्निक है। ये एक प्रोसेस है दैट मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट, फास्ट एंड रिलायबल। ये सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, फास्ट बनाता है और रिलायबल बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस से। इन एन इंटरलिव्ड मेमोरी सिस्टम देयर आर स्टिल 2 बैंक्स ऑफ DRAM। ठीक है, इंटरलिव्ड मेमोरी सिस्टम में स्टिल दो बैंक्स ऑफ DRAM हैं, बट लॉजिकली द सिस्टम सिम्स 1 बैंक ऑफ मेमोरी। ऐसे तो ये 2 है DRAM, बट ऐसे सिस्टम में दिखते हैं बस एक। डेट इज़ ट्वाइस एज लार्ज, जो 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है। It defines the way individual characters are represented in text file, web page and other type of documents। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं किस तरीके से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होता है टेक्स्ट फाइल में, वेब पेजेस में और अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। While ASCII only use 1 byte to represent each character। ASCII जो है ये यूज़ होता है सिर्फ यूज़ करता है सिर्फ 1 बाइट, है ना, हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिकोड सपोर्ट अप टू 4 बाइट्स फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को यूनिकोड सपोर्ट करता है, अप टू 4 बाइट्स तक सपोर्ट करता है हर एक कैरेक्टर के लिए। अब उसके बाद आ गया नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नॉर्मलाइज्ड व्हेन वी फोर्स द इंटीजर पार्ट ऑफ इट्स mantis star। ठीक है, जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नॉर्मलाइज्ड होता है जब हम फोर्स करते हैं इंटीजर पार्ट को उसके mantis star से एग्जैक्टली 1 एंड अलाउ इट्स फ्रैक्शन पार्ट टू बी whatever we like, है ना। mantis star से to be exactly 1। फॉर एग्जाम्पल क्या है? we were to take number 13.25 है, राइट। 13 जैसे कि 13.25 है, विच इज़ 13 का बाइनरी हो गया 1101, 25 का बाइनरी हो गया 01 इन बाइनरी। ठीक है, तो 1101 वुड बी द इंटीजर पार्ट एंड 01 वुड बी द फ्रैक्शन पार्ट। इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसा अगर
बाइनरी फॉर्म में अगर हमको लाना है तो हम क्या करेंगे, 13 को पहले ले लेंगे, है ना, उसके बाद 25 को हम अलग से करेंगे, है ना, तो पॉइंट तो बीच में है वही लिख देंगे। तो वही है, जो पहला वाला पार्ट है वो होगा इंटीजर पार्ट, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो होगा फ्रैक्शन पार्ट। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, व्हेन वी फोर्स द इंटीजर पार्ट ऑफ इट्स मैंटिस्टा टू बी एग्जैक्टली 1, ठीक है, ये यहाँ से ले लिया, फोर्सली हमने ले लिया इंटीजर पार्ट को, एंड अलाउ इट्स फ्रैक्शन पार्ट टू बी व्हाट एवर वी लाइक, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है। तो यही है नॉर्मलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये सारे के सारे जो आज के टॉपिक थे वो सारे जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन में आए हैं, और इन फ्यूचर और भी सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कुछ भी आपकी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। और ये जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में आए हैं ये सारे क्वेश्चंस, MCS 012 जो असेंबली लैंग्वेज है, और वही क्वेश्चंस को मैंने पहले भी 2 वीडियो में हाफ मैंने सॉल्व किया है, और आगे भी बाकी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, और भी MCS 012 के क्वेश्चंस जो आ चुके हैं जून 2020 में, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी मेरे कमिंग वीडियोस में। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।